स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी के लिए बायोलॉजी की क्लासेस हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से आपके प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं। कल हमने हिंदी मीडियम के लिए जो है आपके क्लास 11th के यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर फर्स्ट पाचन और अवशोषण नामक टॉपिक को पूरा अपलोड किया। पूर्ण चैप्टर एक साथ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमने कल ही आपके डेमो वीडियो कराए थे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कराई थी डेमो वीडियो में। और आज आपके प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में हम लोग करने चल रहे हैं टोटल 50 प्रश्नों 40 से 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर। ये सभी क्वेश्चन जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे ये आपका यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज, ये सभी क्वेश्चन जो हैं, ये सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर तक हमने आपको करवा दिया था कल। आप नहीं देखें तो जरूर फर्स्ट पार्ट इसका देख लीजिएगा। यह सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पेपर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो जो आपके क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं उन सबको फिर उस समय कराया जाएगा। किसमें, जल्दी बता दीजिए। जब आपका वो गेस्ट पेपर कराया जाएगा तो उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक, तो एक पार्ट इसका और आएगा, अभी आप देखते रहिए। तो आज हम लोगों की स्टार्ट करना 21 क्वेश्चन नंबर से। आप में से जितने भी मित्र हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी नए देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसके मटेरियल भी भेज दिए जाते हैं, सुपर टीईटी के मटेरियल आपको भेज दिए जाएंगे। सारी चीज़ें फ्री हैं। जो चीज़ें आप अच्छी खासी फीस दे करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको फ्री हैं। हाँ, आप सबके लिए एक नया ऑप्शन आने वाला है सुपर थैंक्स का, बहुत जल्दी हम लगाने वाले हैं। तो सुपर थैंक्स के ऑप्शन में आप चाहें तो ऐच्छिक रूप से आप 40 से 50 रुपये का डोनेशन आप कर सकते हैं सभी क्लास के लिए, जिससे आपके आने वाले, लेकिन अभी सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपका लागू नहीं हुआ। जैसे ही लागू हो जाएगा हमारे चैनल पे हम लगा देंगे, वो आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। बहरहाल वो बात की बात है। आज हमको क्वेश्चन नंबर 21 से प्रैक्टिस करना है। आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। पहला प्रश्न हमने कहा जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको जो इच्छा होगी आप दे दीजिएगा। अभी जब तक सिलेक्शन नहीं, आप चुपचाप पढ़ते रहिए। अब जब सिलेक्शन होगा तो आपकी जो इच्छा होगी वो फीस आप पेड कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये थी काम की बातें। अब काम की बातें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब बातें नहीं, अब होगी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस श्रृंखला। यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, 21 और 20 तक हमने कल कर दिया था। 21 क्वेश्चन को मान लीजिए हम 1 क्वेश्चन कह रहे हैं, क्योंकि आज का हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कह रहा कौन ऐसा है जो पूर्णतः करेक्ट मैच है, यानी सही सही मैच किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में कौन सही है आपको बताना है। यहाँ पे विटामिन के नाम दिए गए हैं और उन विटामिन से रिलेटेड उनके रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम दिए गए हैं, और केमिकल नेम आपको बताना है। जैसे विटामिन ई का जो नाम होता है वो टोकोफेराल होता है, ये एकदम करेक्ट है और यही आपका आंसर है। लेकिन उसके बाद आपको दिया गया विटामिन डी का नाम, तो विटामिन, मैं इसका बता देता हूँ, डी का आप सर्च करके हमको बताइएगा। विटामिन B1 B2 को जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन किसका जो केमिकल नेम है वो B2 का है। अगर विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का नाम हो जाता है थायमिन। क्या हो जाता है, थायमिन हो जाता है। और कैल्सीफेरॉल किसका होगा, अब आप बता दीजिए कैल्सीफेरॉल किसका होगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो आपका क्लियर है। तो सही क्या है, टोकोफेरॉल, यही सही है। हमसे पूछा था करेक्टली मैच कौन है, तो आप कह देंगे टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन डी का ये जो गलत है, क्योंकि ये विटामिन B2 का है और ए B1 का है। और कैल्सीफेरॉल किसका है ये आप कमेंट करके हमको बताइए किसका है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का अभी कल भी मैंने आपको बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का और कैल्सीफेरॉल का नाम आप हमको बताइएगा कौन सही, कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, कह रहा है अर्थ पे पाए जाने वाले एबेंडेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से आपको बताना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको बताना। आपका आंसर किसके डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको बताना प्रोटीन सही आंसर है, या आपका आंसर सही कौन है, सेलुलोज सही आंसर है, या आपका लिपिड सही आंसर है, कौन सही आंसर है, या स्टेरॉइड सही आंसर है। तो आपका सही आंसर कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे सेलुलोज आपका सही आंसर है। क्यों है ये बात आपको हमने कई बार बताई है। जब हम लोग डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने कई बार चर्चा की थी। आप अगर क्लास नहीं देखें तो आप चले जाइए और चले जाकर के प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, वहाँ पे ज़रूर देखिए, आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच एक्ट्स ऑन लो पीएच आर कॉल्ड, कह रहा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये लो पीएच पे पाई जाती हैं। आपको यहाँ देखिए कह रहा लो पीएच पे पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या और कहा जाता है।
ठीक है। तो लो पीएच पे कौन पाया जाएगा, जिसका पीएच मान कम होगा। हमने कल भी आपसे बताया था कि जो पीएच होता है वो पीएच क्या होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से पहले 1 से 6 तक क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 से लेकर के 14 तक का जो होता है, 7 के बाद यानी 7.1 से लेकर के 14 तक कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हमको बताना था कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसका लो पीएच है वह क्या कहलाता है, हाइड्रोलेजेज कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोलेजेज कहलाता है। नाम मिलता जुलता दोनों का है। ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। कह रहा है कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो, फिर से देखते हैं यहाँ पे, कह रहा ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन एनर्जी, वह ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को प्राप्त कर रहा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिड्यूस करके, ऑक्सीडेशन से रिड्यूस करके, बहुत कम ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करके पा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिन कहा जाता है। एक मिनट मेरी बात तो सुनिएगा। जो ऑटोट्रोपिन, कहाँ चला गया, एक मिनट, 21 था ना, 20 कौन था, हाँ 24 था। जो आपका कौन सा, यहाँ पे देखिए हमने इसको न्यूट्रिशन को अगर डिवाइड कर दिया तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉप को फिर हम बांट देते हैं कीमोट्रॉप में और फोटोट्रॉपिक में। ऐसे एनिमल जो फोटो रिएक्शन करते हैं, यानी फोटो के प्रेजेंस में, यानी लाइट के प्रेजेंस में अपना जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सीधे कहते हैं अपना ग्लूकोज बनाते हैं या न्यूट्रिएंट बनाते हैं, उसे फोटोट्रॉपिक कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स भी आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोनरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कीमो ऑटोट्रॉपिन जो कहा जाता है। वह खुद से अपना भोजन बनाते हैं लेकिन केमिकल के प्रेजेंस से बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिन कहते हैं। ज़्यादातर मोनरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। हेट्रोट्रॉप को फिर बांट दिया जाता है पैरासाइट में, सेप्रोफाइट में और कुछ। तो यहाँ पे इस सेप्रोजोइक है, सेप्रोजोइक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो फूड को प्राप्त करते हैं, सेप्रोजोइक कहलाते हैं। और कैप्रो हेट्रोट्रॉप्स ये ऐसे हैं जो शायद काऊ डंग के ऊपर, बहुत कंफर्म नहीं है लेकिन शायद काऊ डंग के ऊपर उगने वाले पौधे कहते हैं। इसमें आपका मशरूम आ जाता है, वो क्या कहते हैं, मशरूम आ जाता है और म्यूकर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत हम कंफर्म नहीं है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपकी सही हैं, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। शायद इसका मतलब वही होता है, कॉप्रो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब वही होता है जो काऊ डंग के ऊपर उगने वाले फंगस होते हैं, उन्हीं की बात है। लेकिन एक बार मैच कर लीजिए, बहुत कंफर्म नहीं है। तो आपका सही आंसर जो हो जाता है यहाँ पे हो जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिन, ये आपका सही आंसर है। आप निश्चिंत होकर के इस आंसर को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर आ जाते हैं और क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कैनाइन इन द परमानेंट डेंटल सेट ऑफ ह्यूमन इज। कह रहा है ह्यूमन बीइंग में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। पहले दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, प्री मोलर कहते हैं और मोलर कहते हैं। इंसीजर का काम होता है कटिंग करना, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग करना और प्री मोलर काम होता है च्यू करना यानी चबाना, और मोलर का काम होता है प्री मोलर, और ये मोलर का काम होता है किसका, मोलर का काम होता है आपका ग्राइंड करना। इंसीजर की बात करें तो इंसीजर हमारे बॉडी में कितने पाए जाते हैं, तो इसको अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। कौन, इंसीजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन संख्या 4 होती है, प्री मोलर संख्या 12 होती है, और उसके बाद 8 संख्या होती है किसकी, मोलर की। तो यहाँ हमसे किसको पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमको पूछा जा रहा है कैनाइन का। कैनाइन के कितने टीथ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 4, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि एलिफेंट का जो आगे का दांत तो बड़ा बड़ा निकला रहता है, वो दांत कैनाइन होता है कि इंसीजर होता है। आपको कमेंट करना है कि एलिफेंट के जो दांत आगे की तरफ निकले रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े निकले रहते हैं ना 2 एलिफेंट में, तो जो दांत निकले रहते हैं वो कैनाइन के बने होते हैं या इंसीजर के बने होते हैं। हम सबके कमेंट का इंतजार करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सबका कमेंट अवश्य आएगा। मैंने पूछा कि एलिफेंट के फ्रंट टाइप में दिखने वाले जो टीथ होते हैं वे टीथ किसके बने होते हैं, इंसीजर के होते हैं और कैनाइन के होते हैं। आप आंसर जरूर करिएगा, आपके आंसर का हम वेट करेंगे, ठीक है। पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाई। कह रहा पल्प कैविटी, टीथ की जो पल्प कैविटी होती है वो किससे लाइंड होती है, तो किससे होती है, तो आप कहेंगे ओडोंटोब्लास्ट से होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए, थीकोडांट, बाई डाइफाइडांट और हेट्रोडांट, ठीक। थीकोडांट मतलब गर्द दंती कहते हैं, जो मसूड़े में दबे हुए दांत होते हैं उसे थीकोडांट कहते हैं। डाइफाइडांट मतलब 2 बार उगते हैं, एक बार मिल्क का टीथ उगता है, 6 महीने से लेकर के 3 साल के बीच में उगता है, ये आपका सीटेट में काम देगा, ठीक है। और उसके बाद हेट्रोडांट मतलब अलग अलग प्रकार के विषम दंती होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, मैमल्स के हैं। किसके हैं, मैमल्स के होते हैं।
द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम जो केमिकल नेम होता है उसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो पूछा जा रहा है रिचेस्ट सोर्स कौन है, कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो रिच इन द हेन राइस एंड हेन एग कहाँ पे पाए जाते हैं, रिचेस्ट सोर्स किस में होता है, तो राइस में और किस में होता है, मुर्गी के अंडे में इसका सोर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, साइनोकोबालामिन यानी विटामिन बी 12 का। क्लियर है। Which one of the following is the correct matching of the vitamins, its nature and its deficiency डिजीज। कह रहा कौन ऐसा है जो यहाँ पे इतनी चीज़ों को मैच कर रहा है, किसको किसको मैच कर रहा है, मैचिंग ऑफ द विटामिन, इट्स नेचर, उसका नेचर कैसा है, और डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज कौन कौन सी, इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। उसके पहले आपको मैं बता दूँ विटामिन 2 टाइप के होते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले जो माना जाता है, हालांकि उसके पहले भी खोज हो चुकी थी, लेकिन मोस्टली यही माना जाता है कि सी फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन को 2 भागों में बांट दिया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपका बी और सी आ जाता है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई और के आ जाते हैं, ए, डी, ई और के आ जाते हैं। तो एक चीज़ आपके लिए रखेंगे, विटामिन बी, सी जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी, और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई और के हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पा जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल, तो आप पे ऐसे याद रखें, गई भैंस पानी में, तो वहाँ से बी और सी, गई भैंस पानी में, तो बी और सी से याद कर लेंगे। ये सब कोई मतलब नहीं, छोटे बच्चों के लिए होता है, आप सब लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीज़ें पढ़ें, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, छोटे बच्चों को ट्रिक व्रिक से बताना पड़ता है, वो अलग का मैटर। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे वाटर, यहाँ पे विटामिन ए मतलब फैट सॉल्युबल, ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल है। तो ये बात तो हमारी सही हो गई, हमने कहा विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। लेकिन आगे जब डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज को हम देख रहे हैं, तो बेरी बेरी, जो कि बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी 1 से होता है। बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी 1 से होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक तो मैच कर रहा है लेकिन दूसरा मैच नहीं कर रहा है। सेकंड पे आते हैं विटामिन के क्या है, ये देखिए वाटर सॉल्युबल नहीं, विटामिन के कहाँ है, फैट सॉल्युबल में था, तो ये हमारा यहाँ से गलत हो गया। विटामिन ए कैसा है, फैट सॉल्युबल। हाँ, अब ये बात सही होगी, विटामिन ए फैट सॉल्युबल, और इससे होने वाली रोग कौन से, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी कहा जाता है हिंदी में। तो आपका सही। इस प्रकार से आपके विटामिन, मिनरल और प्रोटीन के क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे मिलेंगे, मैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम इत्यादि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैच करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपका पेपर हल्के लेवल का नहीं है, टीजीटी और पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, एलटी का पेपर देने जा रहे हैं। कहने के लिए तो होगा कि विटामिन का क्वेश्चन आया था, हमारा गलत हो गया। देखिए कैसा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो अगर थोड़ा सा भी आप कन्फ्यूज हो तो आप गलत कर जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना है। जानने को आप सब कुछ जानते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, विश्वास से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस क्लास को देख रहा है वह व्यक्ति अपने आप में एक टीचर है। ठीक है, आपने बीएड किया, आपने बीएससी किया, आपने बीएड किया, आप में से बहुत सारे लोग एमएससी हैं, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसी किताब नहीं बची होगी, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे आपकी एंट्रोलॉजी, कोई भी किताब होगी, आप उसे पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, बुक पढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब पेपर आता है तो हमारे आपके माथा चक्कर करने लगते हैं। कारण क्यों होते हैं, कारण यही होते हैं कि क्वेश्चन के जो फेज होता है उसे हम समझे नहीं होते हैं, उस एलिमेंट को हम समझे नहीं होते, हमको आ रहा होता है, लेकिन उस समय एलिमेंट ना समझने की वजह से हम गलत करके आ जाते हैं और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं लगातार अगर प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो इस तरह से रिपीट होने वाले प्रश्न को, जो प्रश्न का नेचर है उसे हम समझ पाएंगे, क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएंगे और बेटर से बेटर स्कोर करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। किसी भी कीमत पे सिलेक्शन को छीन लेना है, छीनना नहीं, ले लेना है। ठीक है, तो ले लेना है इस बार सिलेक्शन को। तो आप जल्दी से एक लाइक जरूर किया करिए और चैनल पे कमेंट, जो क्वेश्चन पूछे जाएँ उनके कमेंट करिए, इससे ऊर्जा मिलती है। मुझे भी ये लगता है हाँ चलिए कोई आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सुन लेते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आप जरूर अपने आंसर दिया करिए, जो आंसर आपको आते हैं उसे जरूर बताया करिए, हाँ इसका आंसर ये सही है। और मैं विश्वास के साथ जानता हूँ कि आप सबको सारी चीज़ें आती, बस मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। आप निश्चिंत होकर कमेंट किया करिए, आप एज ए दोस्ती के नाते आप कमेंट करिए, बताइए। आपके कमेंट से और भी आपके जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे होंगे, जो आपके साथी पढ़ रहे होंगे, उनको भी उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो आप कमेंट जरूर किया करिए, चाहे जो किया करिए। ठीक है, चलिए
एपिथेलियल सेल, देखिए आपके टिश्यू जो एनिमल टिश्यू है उसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया। आप भी जानते होंगे एनिमल टिश्यू को एपिथेलियल सेल कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और कौन क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो आपको पता है 4 टाइप के टिश्यू होता है, तो उसी में से पूछा जा रहा है कि एपिथेलियल सेल, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन द फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, कह रहा है एपिथेलियल सेल जो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्ड करती है और वह आपके कहाँ पे पाया जाता है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि 5 टाइप के एक्टिविटीज होती हैं, हालांकि आप रमेश गुप्ता की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 6 दिया गया है। पहला होता है आपका इगेशन, इगेशन मतलब भोजन को आपको इंगल्फ करना। उसके बाद सेकंड होता है डाइजेशन, और फिर होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है यही पूछा जा रहा है, और इपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, यानी इपिथेलियम की सेल से बना होता है। तो क्या होता है, तो आप कहेंगे माइक्रोविली होती है। क्या होते हैं, बिलाई कहा जाता है या माइक्रोविली कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, सिक्रीशन सिक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकाइनिन, सिक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन। 2 हार्मोन है सिक्रेटिन और क्या है, कोलेसाइटोकाइनिन। ये 2 हार्मोन्स आर डाइजेस्टिव हार्मोन, ये दोनों डाइजेस्टिव हार्मोन हैं। दे आर सिक्रेटेड बाय, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं आपको बताना है। सिक्रेटिन एक हार्मोन है और एक है कोलोसाइटोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन है, डाइजेस्टिव हार्मोन है, और ये सिक्रीट होते हैं कहाँ से आपको बताना है। तो सिक्रीट होते हैं ड्यूडिनम से। कहाँ से, ड्यूडिनम से। और ड्यूडिनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आप देखे होंगे, जैसे ये मान लेते हैं इस प्रकार से आपका स्टमक बना होता है, तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये वाला, इसी को ड्यूडिनम कहा जाता है ना। तो ड्यूडिनम के पास ही पाए जाते हैं, ड्यूडिनम में पाए जाते हैं। कहाँ से, ड्यूडिनम में। ठीक है। चलिए, प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन यहाँ पे चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक, एक कोई पेशेंट है, वह पेशेंट डॉक्टर के यहाँ गया है, उसके ब्लड की टेस्टिंग की जा रही है, और ब्लड की टेस्टिंग के बाद क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया, कह रहा है कि एक ब्लड एग्जामाइन किया गया, यानी चेक किया गया, एग्जामाइन किया गया किसी ब्लड को, किसी पर्सन के, और उसको जब सस्पेक्टेड किया गया तो उस पर सस्पेक्ट क्या होता है कि एनीमिया है। इसको क्या है, एनीमिया हो गई। एनीमिया मतलब आयरन की कमी। ठीक है। सो लार्ज, ठीक, इमेच्योर न्यूक्लिएटेड, कौन है, इमेच्योर न्यूक्लिएट इरिथ्रोसाइट विदाउट हीमोग्लोबिन, कह रहा है कि यहाँ पे जो आरबीसी है वो इरिथ्रोसाइट है, वह क्या हो जाती है, न्यूक्लिएटेड हो जाती है, और हीमोग्लोबिन, विदाउट हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की मात्रा या तो है नहीं या तो एकदम खत्म हो गई। ठीक, समझ गए। जबकि आपकी आरबीसी कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है सप्लीमेंटिंग, आपको बताना है कि उनको क्या देना है, सप्लीमेंटिंग हिज डाइट, उसके डाइट में, भोजन में, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू द अवेलेबिलिटी होगा, ये अवेलेबल सिंबल होगा। ठीक है, अवेलेबल हिज सिम्टम, उस सिम्टम को देखते हुए आपको बताना है कि उस पेशेंट को डाइट में क्या दिया जाए। सिम्टम क्या है, उसे एनीमिया है, जिसकी वजह से क्या हो गई, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा एकदम घट गई। इतनी चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। अब आपको बताना है कि आप उसे क्या खाने के लिए सलाह देंगे। तो आप उसे सलाह देंगे फोलिक एसिड और क्या खाने के लिए, कोबालामिन खाने के लिए। ठीक है, फोलिक एसिड और कोबालामिन, यानी फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम होता है, आप कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन बी के किस सीक्वेंट का नाम फोलिक एसिड होता है, आप बताइएगा। साइनोकोबालामिन अभी मैंने ऊपर बताया है, उसको भी बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप डाल बताइएगा 32 का आपको आंसर बताना है। फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, एक किस विटामिन के केमिकल नेम है आपको बताने हैं। क्लियर हो गए। चलिए, अब आपके हम आंसर का इंतजार करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द काइंड ऑफ सेल एंड देयर सिक्रीशन इज करेक्टली मैच, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सेल दी गई हैं, उसके फंक्शन को, यहाँ पे सिक्रीशन को करेक्टली मैच किया गया है। कौन है जो करेक्टली मैच है, आपको एक बताना है, बाकी सभी गलत है। अब ये प्रश्न देखिए एनसीईआरटी का है और एलटी में पूछा गया प्रश्न है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एलटी में नहीं, यूपी पीसीएस लिखा था आगे, हमको लगता है जीआईसी वगैरह में या पीसीएस के मेंस वगैरह में कभी पूछा रहा होगा, तो वहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के आप पेज को देखिए फिर बताइए। चलिए आंसर बताइए। तो आपका हो जाता है, एक सेकेंड,
ठीक। आर्जेंटिक सेल कहाँ पाई जाती है? स्टमक में पाई जाती है और HCl के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कल भी मैंने आपसे बताया था कि HCl का जो पीएच मान होता है 1.8 से 18 दूनी 36 3.86 तक होता है। HCl का जो सिक्रीशन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 1.8 से लेकर के 3.6 तक, यानी 18 दूनी 36। तो HCl कितना होता है? 1.8 से 3.6 तक। यहाँ पे दिया है आर्जेंटिक सेल ए सिक्रीशन विद द पीएच बिटवीन, यहाँ पे तो आर्जेंटिक सेल से किसका सिक्रीशन होता है? HCl का। तो रिलेट कर सकता है यहाँ से, लगभग में आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए बाकी गलत कैसे हैं उस पे आते हैं। कह रहा अल्फा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। पैंक्रियाज के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं और लैंगरहैंस की द्वीपकाओं में क्या पाया जाता है? अल्फा सेल होती हैं और बीटा सेल होती हैं। अल्फा सेल से किसका ग्लूकागान निकलता है? कौन निकलता है? ग्लूकागान निकलता है। और बीटा सेल से किसका सिक्रीशन होता है? बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये किसका फंक्शन लिखा गया है? डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है बीटा सेल का, लेकिन ये है अल्फा सेल लिखा गया। अल्फा सेल से ग्लूकागान हार्मोन निकलता है। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को घटाता है, जबकि अल्फा सेल ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, यानी जो ग्लूकागान निकलता है वह ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब देखिए फेज, देखिए कैसा एनसीईआरटी का फेज है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए तो आपका आंसर ही गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, चूंकि अल्फा सेल डिक्रीज नहीं करता है बल्कि इंक्रीज करता है। ठीक, चलिए कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं? ये लीवर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती हैं? लीवर में कुफर सेल पाई जाती हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? लीवर में पाई जाती हैं और इनका नेचर कैसा होता है जल्दी बता दीजिए। फैगोसाइटिक नेचर की होते हैं और जो आरबीसी मरती है उनको खा जाती है, जो बैक्टीरिया वायरस पहुँचते हैं उन्हें खा जाती हैं। तो फैगोसाइटिक नेचर की होती है। कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं कुफर सेल। सेबेसियस ग्लैंड जो है, तो एक दिया है ए डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हाइड्रोलेज एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीशन दैट द इवेपोरेट ऑफ कूलिंग, ये तो आपका, तो आपका जो सही है वो कौन सा सही है? ये सही है, बाकी आपका कोई भी सही नहीं है। ठीक, चलिए द मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टियल इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ। कह रहा लैक्टियल सेल का आपके बॉडी में कौन सा काम करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ किसमें मदद करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। इन द होम्योस्टेटिस कंट्रोल ऑफ द बॉडी शुगर लेवल द व्हिच ऑर्गन फंक्शनली रिस्पेक्टिवली एज मॉड्यूलेटर एंड इफेक्टर। कह रहा कौन ऐसा है जो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है? होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है और यही काम दूसरा भी उसके साथ मिल करके करता है। तो होम्योथैलेमस और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो आपका ये सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आपका सही हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ऐसा है? पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, जिसमें पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाया जाता है, या प्योरीफाइंग बैक्टीरिया कर लीजिए तब भी आपका सही होगा। पेट्रीफाइंग भी सही है, पेट्रीफाइंग लिखा है एनसीईआरटी की बुक में। तो पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, तो आप कहेंगे कोलोन में। कहाँ पे पाए जाते हैं? कोलोन में, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। ठीक, ए पर्सन हु इज ऑन ए लॉन्ग हंगर। कह रहा एक पर्सन है जो बहुत दिनों से भूख पे, मतलब स्ट्राइक पे है, यानी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन द वाटर, और वो किस पे सर्वाइव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पानी पी करके सर्वाइव कर रहा है। विल हैव, उसको क्या होगा? ठीक, उसको क्या होगा? तो उसको क्या हो जाएगा? देखिए उसमें यूरिया, लेस यूरिया हिज यूरिन, उसके यूरिन में यूरिया की मात्रा घट जाएगी। उसके यूरिन में क्या होगा? यूरिया की मात्रा घट जाएगी, जो आपका सही आंसर। अब देखिए लेस अमोनिया नहीं, मोर ग्लूकोज नहीं। अब ये प्रश्न देखिए, प्रश्न में बहुत छोटा छोटा चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं, और इस बातों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। भाई जब उस कुछ खाएगा ही नहीं तो यूरिया का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और यूरिन तो बनेगी, चूँकि पानी पी रहा तो यूरिन तो बनेगी, लेकिन यूरिया की मात्रा घटती जाएगी। अब आ जाइए यहाँ पे, कह रहा है कि विटामिन B12, विटामिन B12 के बारे में आपको बताना। विटामिन B12 कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ द मिनरल। विटामिन B12 में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोकोबालामिन। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा कोबालामिन में CO आ रहा है, CO किसका सिंबल है? कोबाल्ट का सिंबल है, तो आपका सही आंसर हो जाता है कोबाल्ट। सक्सेस इंट्रिकस इज सिक्रेटेड बाई, सक्सेस इंट्रिकस किसको सिक्रेट करता है? क्रेप्स ऑफ द लेगरकोहेन और बर्नर्स ग्लैंड। बर्नर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम में पाई जाती हैं।
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप कहेंगे ड्यूडिनम में कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे कंप्लीट होता है, ड्यूडिनम में कंप्लीट हो जाता है। डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट, रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, 20-33/10-23, 10-23, ये डेंटल फार्मूला होता है किसका, तो ये डेंटल फार्मूला हो जाता है किसका, रैबिट का। याद रखिएगा, पूछा जाता है, रैबिट का पूछा जाता है और ह्यूमन बीन का पूछा जाता है, तो रैबिट का याद रखिए। ह्यूमन बीन का भी अभी आपको आगे मिल जाएगा। पार्ट ऑफ बाइल जूस यूजफुल इन द डाइजेशन इन, कह रहा पार्ट ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को कौन सा पार्ट है, ये 4 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, बाइल मैट्रिक्स है, ऑल ऑफ दी, इन 4 में से कौन सा ऐसा है जो डाइजेशन में मदद करता है, यूजफुल होता है डाइजेशन में, तो आप कहेंगे बाइल साल्ट जो है डाइजेशन में मदद करता है। पार्ट ऑफ द स्टमक विच ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम, कह रहा है स्टमक का वह हिस्सा जो किस में ओपन होता है, ड्यूडिनम में ओपन होता है। स्टमक का वह हिस्सा जो ड्यूडिनम में ओपन होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। पार्ट ऑफ द स्टमक विच ओपन इनटू द ड्यूडिनम इज नोन एज द पाइलोरिक्स, क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। यहाँ आप देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और थोड़ा सा बड़ा है और इसकी भाषा शैली भी थोड़ी सी अलग है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बताएंगे इसको। What will happens if the secretion of parietal cell of the gastric gland is blocked with the inhibitor, कह रहा तब क्या होगा जब पेराइटल सेल से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोक दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम आंसर वाले पॉइंट पे डायरेक्ट टिक करते हैं और पहला ही हमारा आंसर है, इसको हम लोग बताते हैं। देखिए क्या होगा, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन, ऐसी स्थिति में HCl का सिक्रीशन एब्सेंस हो जाएगा यानी रुक जाएगा। इनएक्टिव पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव हो जाएगा। इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, और यह कन्वर्ट नहीं करेगा किसको, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन को ये कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं। ठीक, चलिए परनेसियस क्या है, परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया किससे होती है, तो विटामिन B12 से होती है। किससे होती है, विटामिन B12 से होती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जब आप पढ़ेंगे एक चैप्टर है क्लास 12th में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, एक चैप्टर है आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे LAB के बारे में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जब उसको पढ़ेंगे LAB तो वहाँ पे बताएंगे कि कंडीशन होती है जिस कंडीशन में ये डेवलप करती हैं, यानी दही में पाई जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एक कंडीशन दिया जाता है, उस कंडीशन में दूध को दही में कन्वर्ट कर देती हैं। और जब दही को हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में एक न्यूट्रिएंट मिलता है, B12 का हमको लाभ हो जाता है, विटामिन B12 का लाभ हो जाता है। तो वही पूछा जा रहा है किसके क्वालिटी को ये इन्हांस क्या करते हैं, इन्हांसिंग करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो विटामिन B12 को बढ़ाते हैं यानी बी को। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर किसके पास जाएगा, बी के पास चला जाता है। One common secretion of the salivary or Berners gland that play a role of the growth, repair and regeneration, कह रहा है एक कॉमन सिम्टम बताइए, लक्षण बताइए किसके, वर्नर ग्लैंड और किसकी, ब्रूनर्स ग्लैंड, सॉरी माफ करिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड और किसकी, वही मैं सोच रहा था, ब्रूनर्स ग्लैंड की और किसकी, ब्रूनर्स ग्लैंड और सेलिब्री ग्लैंड के एक कॉमन फंक्शन को बताना है। तो सोमैटोस्टैटिन इसका कॉमन फंक्शन हो जाता है, जिसमें काम करते हैं ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और रिजनरेशन के लिए। लीवर न्यूरोसिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी आर काज बाय द लैक ऑफ दिस ट्रेस एलिमेंट, कह रहा कौन से एलिमेंट की कमी की वजह से आपके शरीर में लीवर न्यूरोसिस हो सकता है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। तो आप उस तत्व का नाम बता देंगे, उस तत्व का नाम क्या है, सेलेनियम है। क्या है, सेलेनियम उस तत्व का नाम हो जाता है। द फूड डेट इंटर्स इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज कॉल्ड, कह रहा वह भोजन जब वो च्यू कर दिया, पहले देखिए फूड जब मुंह में जाता है तो उसे च्यू किया जाता है, तो च्यू करने के बाद चबाने के बाद उसकी स्थिति क्या हो जाती है, बोलस कहलाता है। और उसे तब कहाँ भेजा जाता है, आसोफेगस में। आसोफेगस से कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। जब स्टमक में पहुँचता है तो वहाँ HCl और पेप्सिन ये सभी मिक्स हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से डाइजेस्ट तो नहीं होता, मतलब पूरी तरह से वो घोल के रूप में कन्वर्ट हो गया, एक सॉल्यूशन के रूप में आ गया। उसी सॉल्यूशन को काइन कहा जाता है। तो माउथ में चबाए गए भोजन को बोलस कहते हैं और पेट में जब वो मतलब आधे से ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, काइन कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फूड कंपोनेंट, वो ये जो चीज़ें बता रहे हैं हम आपके एनसीईआरटी में लिखा गया, आप पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फूड, या हमने इसका वीडियो भी करवा दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेज ऑफ द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, कैसा कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जो हमारे पेट में पहुंचने के बावजूद भी अनडाइजेस्टेड रह जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो होता फैट और कौन है, सेलुलोज। वो कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं इन दोनों, सेलुलोज का डाइजेशन ही नहीं होता है और फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, ड्यूडिनम में होता है। कहाँ पे होता है, ड्यूडिनम में होता है। सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन ऐसा है जो कि सही नहीं है ऑफ द इंटेस्टाइनल विली एमंग फॉलोइंग, इंटेस्टाइनल विली की तुलना में कौन यहाँ पे सही नहीं है। दे पासेस माइक्रोविली, द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल्स, दीज ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। कह रहा है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डाइजेशन ऑफ फैट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका ये सही नहीं है, बाकी सभी के सभी आपके सही हैं। चलिए, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम एंड कैरीज। कह रहा है हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होते हैं, ड्यूडिनम में ओपन होते हैं, और किसको धारण करते हैं, तो आप कहेंगे बोथ को, बाइल जूस को, पैंक्रियाटिक जूस को अपने पास धारण करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें कॉमन डिसऑर्डर नहीं पाए जाते हैं एसोसिएटेड सिस्टम में, तो हो जाएगा आपका टिटनस। क्यों नहीं पाया जाता, देखिए ये कॉमन कौन नहीं है, तो ये कॉमन इसलिए नहीं है, टिटनस क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैसिलस टिटेनिस नामक बैक्टीरिया से होने वाले रोग को टिटनस कहा जाता है। बाकी डायरिया, जॉइंडिस और डिसेंट्री ये सभी हमारे पेट से या आंत से संबंधित रोग हैं, जबकि टिटनस बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग है। ठीक है, जॉइंडिस भी आपके किससे होता है, पीलिया जो होता है यह भी आपका वायरस होता है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं, लेकिन टिटनस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट नहीं करता। ठीक, ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, कह रहा कौन ऐसी ग्लैंड है जो एसोसिएटेड नहीं है, यानी जुड़ी हुई नहीं है, किससे नहीं जुड़ी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो वो कौन है, एड्रिनल ग्लैंड है। पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है, लीवर जुड़ा हुआ है, सलिवरी ग्लैंड जुड़ी हुई, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जुड़ी हुई नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं, जिसे ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा जाता है, आप पढ़े होंगे। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीन आपको पता है कैसे होते हैं, इंसीजर होता है, एक सेकेंड, क्या होता है आपको, अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें ह्यूमन बीइंग में तो कैसा हो जाता है, तो आप कहेंगे इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, ठीक है, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, और क्या हो गया, मोलर हो गया, क्या हो गया, मोलर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं, तो इनको अगर हम देखें और आगे, तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 ठीक बटे 2, तो 4, और बाद में 2 से गुणा हो जाता है तो 8 हो जाते हैं। प्रीमोलर संख्या के लिए हम लिखते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो हम इनके लिए लिखते हैं, कैनाइन के लिए, सॉरी कैनाइन के लिए हम लोग लिखते हैं 1/1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और 2 नहीं 4 हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती, तो आपकी होती 8, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2/2 गुणे 2 हो जाता है तो 8 हो जाता है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं 3/3 गुणे 3 2 हो जाता है, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो इसको हम लोग याद रखेंगे 21-23/21-23 क्या हो जाता है, 21-23 बटे क्या हो जाता है, 21-23 हो जाता है, 21-23/21-23 21-23/21-23। ठीक है, एक 2 किसके लिए है, इंसीजर के लिए, एक कैनाइन के लिए, एक प्रीमोलर के लिए, एक मोलर के लिए, और ए हो जाता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, हमारा आंसर सही हो जाता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड इज एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन, ये बहुत सारे काम करता है। चूज वन व्हिच ऑफ द करेक्ट, कह रहा कौन यहाँ पे करेक्ट है, कौन फंक्शन इज नॉट करेक्टेड, यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन इसका काम नहीं करता, बाकी सभी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सही है, डाइजेशन ऑफ फैट सही है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल यह भी सही है, तो आपका जो लास्ट वाला हिस्सा है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन ये आपका सही नहीं होता है। मार्क द राइट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग, कह रहा है यहाँ पे आपको बताना है कौन सा राइट स्टेटमेंट लिखा गया है। ट्रिप्सिनोजेंस इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन इज एन एक्टिव इनएक्टिव एंजाइम, तो ये आपका सही है। उसके बाद सिक्रेट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी आपके गलत हैं, आपका सही जो कौन है, हाँ राइट स्टेटमेंट, तो आपका ये सही हो जाता है। ठीक है, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में पाए जाने वाले शुगर को क्या कहते हैं, लैक्टोज शुगर कहते हैं। हमने कई बार आपको बताया, देखिए मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा बॉडी होता है इसमें जो हम लोग सैकराइड खाते हैं,
सैकराइड कितने भाग में हो जाते हैं? 3 भाग में। मोनोसैकराइड में ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है और क्या पाया जाता है? ग्लेक्टोज पाया जाता है। डाइसैकराइड में माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है और क्या होता है? लैक्टोज होता है। माल्टोज मिलेट्स में पाए जाते हैं, सुक्रोज शुगरकेन में पाया जाता है और लैक्टोज किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। तो वही मिल्क वाला हमसे पूछा जा रहा है। पॉलीसैकराइड 3 होते हैं, कौन कौन से? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। विटामिन डी इज द प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन, कह रहा विटामिन डी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो किससे? स्किन के नीचे होता है। कहाँ पे होता है? स्किन के नीचे होता है। और उसके बाद आ जाते हैं बाइल साल्ट एक्ट एट द इनएक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम, कह रहा है कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है? तो आप कहेंगे लाइपेज को। और आज की प्रश्न श्रृंखला में यहीं तक के प्रश्न आपके रखे गए थे, इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। जो लोग हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अच्छा नहीं लिखा गया है। व्हाट्सएप नंबर है 8004109989। इस व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है जो कि फाइनल पार्ट होगा, जिसमें आपके 60 से 70 क्वेश्चन होंगे आपके, और एक ही साथ हम कल आपका उसको करवा देंगे। तो इसके बाद ये पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी प्रश्न आपके हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना। हमने इसमें एनसीईआरटी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी प्रश्न रखे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनको भी रख दिए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।